Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter biomolecules। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। तो द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल दे आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। इसके टाइप्स भी आपको मैंने बताया, दैट इज़ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वो सभी माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे सेल में प्रेजेंट हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लाइकोजन, प्लांट स्टार्च, सेलुलोज आर कॉमन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द सेल। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म 1% ऑफ द सेल। अगर किसी सेल का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका 1% वॉल्यूम कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ रहता है। कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन्हीं तीनों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CnH2nOn और लिखने का तरीका मैंने स्क्रीन के साइड पर लिख के दिखाया हुआ है। कैसे लिखते हैं? CnH2nOn। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेराइड्स, मतलब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड्स भी बोल सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं क्योंकि इनके साइज छोटे होते हैं, और पॉलीसेकेराइड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपल शुगर। मोनोसेकेराइड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेकेराइड्स। सेकेराइड्स में अगर देखेंगे तो सबसे छोटा यूनिट होता है मोनोसेकेराइड। इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मोनोसेकेराइड्स को हम और उससे छोटे यूनिट्स में ब्रोक नहीं कर सकते, उसको नहीं तोड़ सकते हैं। 2 to several units of monosaccharide combines together to form oligosacharide और polysaccharide। 2 या उससे अधिक मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं तब बनता है ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड कंबाइंड टुगेदर। कितने मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़े हुए हैं उस हिसाब से हम ये बोलते हैं कि वो ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है। जनरल फॉर्मूला मोनोसेकेराइड का कार्बोहाइड्रेट के जैसा ही है, CnH2nOn। अब मोनोसेकेराइड्स में दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स। जहाँ पे मोनोसेकेराइड होगा उसमें 3 to 7 कार्बन एटम्स होगा, और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट दे आर नेम्ड एज। कैसे नेम देंगे? मान लीजिए कि 3 कार्बन एटम है मोनोसेकेराइड में तो उसको हम ट्राइओस बोलते हैं। 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोस बोलते हैं। 5 कार्बन एटम है तो पेंटोस बोलेंगे। 6 कार्बन एटम है तो हेक्सोस बोलेंगे, और 7 कार्बन एटम है तो हेप्टोस बोलेंगे। तो इस तरह से मोनोसेकेराइड्स का नाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? दे आर स्वीट इन टेस्ट, पहला प्रॉपर्टी है। दे कैन ईजिली डिजॉल्व इन वाटर, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ ईजिली डिफ्यूजेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मोनोसेकेराइड्स की। तो शुगर रिड्यूसेस क्यूप्रिक टू क्यूप्रस एंड हैंस कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। क्यूप्रिक को क्यूप्रस में रिड्यूस कर देता है और इसलिए मोनोसेकेराइड्स को रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं।
नीचे हमने लिखा है Cu++ reduces to Cu+. This property of sugar is the basic for Benedict test and Fehling test. तो शुगर का प्रेजेंस है कि नहीं कहीं भी, उसके लिए हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं या फेलिंग टेस्ट करते हैं। तो ये जो रिड्यूसिंग का प्रॉपर्टी है कि शुगर क्यूप्रिक को क्यूप्रस में रिड्यूस करता है, यही बेसिक चीज़ जो है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बनती है टेस्ट के लिए। कैसे? इट इज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ शुगर इन द यूरिन। कलर ऑफ बेंडिक्ट सॉल्यूशन इज ब्लू। बेंडिक्ट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ cupric ions in it, and this changes to cuprous which is red in color and shows the presence of sugar in urine. तो इस तरह से बेंडिक्ट टेस्ट हमको बता पाता है कि यूरिन में शुगर है या नहीं है, क्योंकि जो कलर है वो ब्लू से रेड हो जाएगा ऑन द जेंटल हीटिंग। Now, the aldehyde or ketone group of a simple sugar can join to an alcoholic group of another organic compound, forming a new compound. And here the linkage is called as glycosidic bond, and that is shown by COC. And this process involves the loss of water, and this is called as condensation or dehydration. तो मोनोसेक्राइड्स यूनिट जब जुड़ेंगी आपस में ओलिगोसेक्राइड या फिर पॉलीसेक्राइड बनाने के लिए, तो वहाँ पे होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और उसके जुड़ने के साथ साथ होगा लॉस ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। फंक्शन देख लेते हैं मोनोसेक्राइड्स के। इट इज़ इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, इंटरमीडिएट कंपाउंड है फोटोसिंथेसिस का। इट इज़ मेन फ्यूल इन ऑल सेल्स एज फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। सभी सेल्स में फ्यूल्स का काम करता है, जैसे कि ग्लूकोज काम करता है, तो ग्लूकोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड। और ग्लूकोज में क्योंकि कार्बन 6 होते हैं तो इसको हम लोग हेक्सोज बोलते हैं। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि कार्बन के नाम से हम लोग हेक्सोज, हेप्टोज, ट्रायोज कह सकते हैं। तो ग्लूकोज के फार्मूला जब हम लिखते हैं तो उसमें कार्बन का नंबर 6 होता है, इसलिए उसको हम लोग हेक्सोज बोलते हैं, हेक्सोज शुगर। They forms macromolecules like RNA and DNA. They are building block of oligosaccharides and polysaccharides. Now next is oligosaccharide. कार्बोहाइड्रेट में दूसरा जो टाइप है दैट इज ओलिगोसैकेराइड। ये भी माइक्रोमोलिक्यूल है। तो दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर फॉर्म्ड ऑफ 2 to 6 मोनोसेक्राइड यूनिट। 2 से 6 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जब आपस में जुड़ेंगे तब बनेगा ओलिगोसेक्राइड। और ओलिगोसेक्राइड भी सॉल्युबल वाटर इन वाटर होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मोनोसेक्राइड इज सॉल्युबल इन वाटर, उसी तरह से ओलिगोसेक्राइड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन water. They are small and simple molecules, and the bond between two monosaccharides unit is called as glycosidic bond. और ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अब शुगर दो तरह के होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या है? हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर do not have free aldehyde or ketone group. Reducing sugar reduces cupric ion to cuprous ion, and non-reducing sugar do not do so. और reducing sugar का एग्जाम्पल है माल्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रिड्यूसिंग होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग होता है। और डिफरेंसेस आपके स्क्रीन पर हैं, उसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज एक ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है, और अभी हमने आपको बताया कि जब 2 से 6 मोनोसैकेराइड्स जुड़ेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेंगे। और यहाँ पर देखिए ओलिगोसैकेराइड कैसे बन रहा है। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ जोड़ेंगे या ग्लूकोज को फ्रुक्टेज के साथ जोड़ेंगे तो कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन होगा, मीन्स रिलीज ऑफ वाटर होगा, वाटर रिलीज होगा, उसके साथ माल्टोज बन जाएगा। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 अंडरगोज कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन। तो
तो जो हमको मिलेगा प्रोडक्ट वो है C12H22O11 और बाई प्रोडक्ट H2O मिलेगा। और नीचे स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख लो, ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ जोड़ा है तो बीच में COC जो बॉन्ड बन रहा है दोनों ग्लूकोज के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसके साथ वाटर लिबरेट हो रहा है। एंड दिस हाउ द माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, तो कार्बोहाइड्रेट का जो तीसरा टाइप है वो पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट का पहला टाइप मोनोसैकेराइड था, दूसरा टाइप ओलिगोसैकेराइड जो हमने पढ़ा, और तीसरा टाइप है पॉलीसैकेराइड्स जो हम पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में। बट यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंसेस दिए हुए हैं तो उसको हम देख लेते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, अभी हमने पढ़ा कि ओलिगोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट होता है, मोनोसैकेराइड्स भी स्वीट इन टेस्ट होता है, बट हमको डिफरेंस पॉलीसैकेराइड से करना है। तो ओलिगोसैकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। Now oligosaccharide is formed by combination of 2 to 6 monosaccharides unit, whereas polysaccharides are formed of numerous monosaccharides units। मतलब इसमें ओलिगोसैकेराइड से भी ज़्यादा यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के लगेंगे तब जाके पॉलीसैकेराइड्स बनेगा। ओलिगोसैकेराइड्स सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि ओलिगोसैकेराइड्स आर स्मॉल एंड सिंपल एंड पॉलीसैकेराइड्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल माल्टोज है और पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल स्टार्च है। तो ये डिफरेंसेस आप लोग बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या डिफरेंसेस है। नाउ लिपिड्स क्या है? लिपिड्स एक दूसरा माइक्रोमोलिक्यूल है जो सेल्स में मिलता है। पहला माइक्रोमोलिक्यूल हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़ा, और ये दूसरा है लिपिड्स। लिपिड्स है क्या? लिपिड्स इंक्लूड्स ऑयल, बटर, घी, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स, तो ये सभी चीज़ें लिपिड्स में आती हैं। लिपिड्स इज़ 3.5% ऑफ सेल कंटेंट। अगर सेल कंटेंट का परसेंटेज देखेंगे तो 3.5% वॉल्यूम जो सेल का है वो है लिपिड्स का। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपने कभी ना कभी ऑयल में बटर, घी या ऑयल डाला ही होगा, एंड यू ऑल हैव सीन कि वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। लिपिड्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपल लिपिड्स होते हैं, दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल, एंड इट इंक्लूड्स न्यूट्रल फैट्स एंड वैक्सेस। तो याद रखेंगे कि एक सिंपल होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको कंपाउंड भी बोलते हैं और कॉन्जुगेटेड लिपिड भी बोलते हैं। एंड दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड एडिशनल सब्सटेंस। तो सिंपल लिपिड्स में केवल फैटी एसिड्स और अल्कोहल जुड़ा हुआ आता है, जबकि कॉम्प्लेक्स वाले में फैटी एसिड्स, अल्कोहल और उसके साथ एक एडिशनल सब्सटेंस होते हैं, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स लिपिड बनता है। और इसके एग्जांपल हैं फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो अब जो एग्जांपल्स हैं जो न्यूट्रल फैट्स हैं या फॉस्फोलिपिड्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। न्यूट्रल फैट जो कि सिंपल लिपिड का एग्जांपल है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू फैट और ग्लाइसराइड्स। इसको ट्रू फैट बोलते हैं या ग्लाइसराइड भी बोलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट हैज़ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। लिपिड में भी पढ़ रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर लिपिड्स में लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। फैट मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट, नेमली ग्लाइसिरॉल एंड फैटी एसिड। तो फैट्स को बनने के लिए ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड्स को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए नीचे आप लोग कि ग्लाइसिरॉल का स्ट्रक्चर क्या है और फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर टू यू, इसको देख लीजिए और आप अपने नोट्स में इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी
एसिड्स जिसके कम्बिनेशन से फैट मॉलिक्यूल बनता है। नौ फैटी एसिड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड अप बाय सिंगल बॉन्ड। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देखेंगे तो सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड। नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डोंट हैव हाइड्रोजन। Saturated fatty acid have straight chain, unsaturated fatty acid have chain bends at the bond, जहाँ जहाँ बॉन्डिंग है वहाँ पे वो मुड़े हुए रहते हैं। तो एनिमल फैट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड प्लांट फैट्स या प्लांट ऑयल्स आर द जनरल एग्जाम्पल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अगर एनिमल फैट्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो घी हो गया, और अगर हम प्लांट्स फैट्स के एग्जांपल लेते हैं तो ऑयल हो गया, जैसे मस्टर्ड ऑयल है। एंड लास्ट पॉइंट है कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जो एनिमल का फैट्स है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि घी या डालडा जब रूम में रखते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है, समर वेकेशन की बात छोड़ दें, तो दैट इज़ सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। बट अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें दैट इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो these are the differences between saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. How fats are formed? Fats बनते कैसे हैं? तो the 3 hydroxyl group of glycerol molecule join with the carboxyl group of 3 fatty acids molecule to form a fat, and the chemical linkage between the glycerol and the fatty acid is called ester bond. This bond formation results in loss of 3 molecules of water molecule, and this is called as condensation or dehydration. तो फैटी एसिड मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल में जो बॉन्ड बनेगा वो ईस्टर बॉन्ड बनेगा, और तब जाके फैट्स बनेंगे। और ये बॉन्ड बनने के साथ साथ लॉस ऑफ वाटर होता है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में बॉन्ड बनता है और फैट्स के फॉर्मेशन में भी यहाँ बॉन्ड बनता है। तो वहाँ बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और यहाँ बन रहा है ईस्टर बॉन्ड, और वहाँ भी लॉस ऑफ वाटर होता है जिसको कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन बोलते हैं। यहाँ भी लॉस ऑफ वाटर हो रहा है जिसको कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ लिपिड्स। तो पहला एग्जांपल है वैक्स। वैक्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। और वैक्स का एग्जांपल है बी वैक्स, ईयर वैक्स, प्लांट वैक्स। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड में लिपिड्स प्लस फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स होंगे। ग्लाइकोलिपिड्स इट कंटेन्स फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड शुगर इन इट, प्रेजेंट इन माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर। हमारा जो नर्व फाइबर है उसके माइलिन शीट में ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। लाइपोप्रोटीन इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड इट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। लाइपोप्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिपिड्स। अमीनो एसिड्स क्या है? नेक्स्ट थर्ड है ये हमारा माइक्रोमोलिक्यूल। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन्स हैं उन सारे प्रोटीन्स का यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स विच फॉर्म सेल प्रोटीन, सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन अमीनो एसिड। तो 20 अमीनो एसिड्स पहचाने गए हैं जिससे हमारे सेल का प्रोटीन बनता है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स। प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर स्पेसिफाइड इन द जेनेटिक कोड। तो जब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उस समय ये अमीनो एसिड्स कोडेड होते हैं। द नेम ऑफ कोडेड अमीनो एसिड्स आर रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म। अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं उनका नाम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है जस्ट बाई यूजिंग फर्स्ट 3 लेटर ऑफ देयर नेम। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन एक प्रोटीन अमीनो एसिड्स का नाम है, बट इसका अगर लिखने का तरीका क्या है? GLY, फर्स्ट 3 वर्ड ले लेंगे तो वो हो जाएगा एब्रिवेटेड फॉर्म। और ऐसे ही बाकी 20 का भी नाम लिखा जाता है।
Protein amino acids are composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, and some of them have sulfur also. कुछ उसमें से हैं जिसके पास सल्फर भी होता है. ऐसे जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है. All the amino acids having alpha carbon are called alpha amino acids. वो सारे अमीनो एसिड्स जिसके सेंटर पे अल्फा कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स. तो ये है जनरल स्ट्रक्चर या जनरल फार्मूला अमीनो एसिड्स का. तो अमीनो एसिड्स हैज सेंट्रल फोर वैलेंसी कार्बन आइटम. सेंटर पे एक कार्बन आइटम होता है जिसकी 4 वैलेंसी होती है और इसी को बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन. तो यही अल्फ़ा कार्बन अगर है तो हम उसको बोलते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड. तो अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट है तो अल्फ़ा अमीनो एसिड होगा और इसके 4 वैलेंसी हैं और चारों तरफ क्या क्या जुड़े हैं. एक तरफ अमीनो ग्रुप जुड़ा है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तीसरी तरफ हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और चौथा जो है एक वेरिएबल ग्रुप जुड़ता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से. यहाँ कोई भी वेरिएबल ग्रुप जुड़ सकता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स. प्रोटीन अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है एसिडिक अमीनो एसिड में, बेसिक अमीनो एसिड में, न्यूट्रल अमीनो एसिड और एरोमेटेड अमीनो एसिड. तो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, दीज हैव 2 कार्बोक्सिल ग्रुप एंड 1 अमीनो एसिड. एग्जाम्पल अस्पार्टिक एसिड है. दूसरा है बेसिक में तो दीज हैव 2 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप. ये बिल्कुल एसिडिक के अपोजिट है, दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट है. यहाँ पे एग्जांपल लेंगे लाइसिन का. न्यूट्रल में क्या है, देयर इज 2 अमीनो एसिड्स एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप पर मॉलिक्यूल एंड एग्जांपल इज ग्लाइसिन. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का एग्जांपल है टायरोसिन, एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन. Now essential and non-essential amino acids. Essential amino acids क्या हैं? Essential amino acids have to be injected in food for survival. It is not synthesized by our body. Example leucine और isoleucine. तो जो essential amino acids हैं that has to be taken through the food. It has to be ingested through food. ठीक है. और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, वो फूड के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे फूड के थ्रू हमारे बॉडी में जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं. एग्जाम्पल ल्यूसीन है और आइसोल्यूसीन है. और जबकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेता है ऐसे अमीनो एसिड्स को. तो एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलानिन. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. एसेंशियल मतलब फूड के थ्रू लेना जरूरी है और नॉन एसेंशियल फूड में लेना जरूरी नहीं है. नॉ लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड्स. तो जब अमीनो एसिड्स अलग अलग हैं तो जुड़ेंगे. कैसे जुड़ेंगे, 2 अमीनो एसिड्स आर लिंक अप इन सच अ वे दैट अमीनो ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड, पहले अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है दैट इज ज्वाइन टू कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड. मतलब पहले ग्रुप का अमीनो ग्रुप और दूसरे में का कार्बोक्सिल ग्रुप, ये दोनों जुड़ेंगे और यहाँ भी होगा लॉस ऑफ वाटर और यहाँ पे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड. तो हमने 3 बॉन्ड पढ़ा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फिर उस ईस्टर बॉन्ड और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड. कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देन लिपिड्स में ईस्टर बॉन्ड और यहाँ अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ द लिंकिंग अप ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस. तो जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है ड्यूरिंग द लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और इसी के थ्रू प्रोटीन्स बनता है बॉडी में. ऐसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम्स में होता है और RER पे होता है. ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो सेल वाले टॉपिक में कि राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस और RER हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस सिंपली मीन्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का सिंपल मीन ये है कि 2 अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है. तो नीचे आप देख सकते हो ग्लाइसिन है और एलानिन है, तो दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड बन के ग्लाइसी एलानिन बना हुआ है अलॉन्ग विथ वाटर, लिबरेशन ऑफ वाटर. तो जो CN शो कर रहे हैं बीच में CN, तो दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड.
फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन। दूसरा फंक्शन है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स एंड एंटी बॉडीज। न्यूक्लियोटाइड ये नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल है, तो दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए एंड डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं जिससे कि बनते हैं आरएनए और डीएनए। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। न्यूक्लियोसाइड में अगर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का आता है डिफरेंस या डिफिनीशन, तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस होता है और शुगर होता है, और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ साथ फॉस्फेट भी होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेस, जो कि दोनों में होता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होता है। तो नाइट्रोजन बेस दो तरह के होता है, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन क्या है? प्यूरिन इज लार्ज इन साइज and it is 9-membered molecule. It consists of two rings which joins together. एग्जाम्पल एडनिन एंड ग्वानिन। तो दो प्यूरिन है, एडनिन है और ग्वानिन है। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर ये है, नाइट्रोजन बेस्ड प्यूरिन। यहाँ पे दो रिंग्स हैं, आप देख रहे हो दो रिंग्स जुड़े हुए हैं, और दो रिंग्स के साथ साथ और क्या लिखा है? इट इज़ लार्ज इन साइज। तो ये साइज इसका बड़ा भी है। एंड इट इज़ 9-membered मॉलिक्यूल। तो जहाँ जहाँ पॉइंटेड पीक्स हैं वहाँ आप काउंट कर सकते हो, तो 9 कॉर्नर्स बन रहे हैं, दैट इज़ 9 मेंबर्स मॉलिक्यूल। तो ये हुआ प्यूरिन। दूसरा पिरिमिडीन की बात करते हैं, तो पिरिमिडीन इज स्मॉल इन साइज। इट इज़ 6-membered मॉलिक्यूल एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग। तो ये इसके आगे देख लेते हैं, ये है सिंगल रिंग और 6 मेंबर है, स्मॉलर है देन द प्यूरिन। तो ये हुआ प्यूरिन और ये है पिरिमिडीन। और लास्ट है जो एग्जाम्पल आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमीन। तो प्यूरिन के 2 एग्जाम्पल एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडीन के 3 एग्जाम्पल यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमीन। कुल मिला के 5, यानी नाइट्रोजन बेसेस कितने हुए? 5 नाइट्रोजन बेसेस 5 हुए, और उस 5 में से 2 प्यूरिन हैं और 3 पिरिमिडीन हैं, जो कि आरएनए और डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये है प्यूरिन, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और ये है पिरिमिडीन, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए आते हैं, तो इसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे। शुगर इन डीएनए और आरएनए और डीएनए में जो शुगर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुगर इन डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो अगर डीएनए की बात करेंगे तो वहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और आरएनए में राइबोज शुगर होता है, और दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? द नाइट्रोजन बेस इज ज्वाइंट टू शुगर मॉलिक्यूल बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, COC. Glycosidic bond is formed between first carbon of sugar and the nitrogen at position 1 in case of pyrimidine and at position 9 in case of purine. तो पोजीशन शो किया हुआ है, pyrimidine में पोजीशन 1 और नेक्स्ट प्यूरिन में पोजीशन 9। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर का पहला कार्बन, और नाइट्रोजन का जो पोजीशन होगा वो 1 होगा अगर पिरिमिडीन से जुड़ रहा है शुगर। तो यानी शुगर का पहला कार्बन फर्स्ट पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन से जुड़ेगा पिरिमिडीन में, और शुगर का पहला कार्बन जो होगा वो जुड़ेगा 9th पोजीशन के नाइट्रोजन से अगर वो प्यूरिन है। तो ये नाइट्रोजन बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि शुगर का कार्बन कहाँ आके अटैच होगा, फर्स्ट पोजीशन पे या 9th पोजीशन पे। दोनों पोजीशन फिगर में शो किया हुआ है, इसको आप देख लें। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड combines with phosphate group at 5th position by ester bond to form nucleotide। तो यहाँ से बन गया, ये रहा आपका न्यूक्लियोसाइड ऐसे बनेगा, और उसके बाद जब उस पर 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए एंड डीएनए, helps in formation of energy carriers। एनर्जी कैरियर्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स with 1 or 2 more additional phosphate group link up at phosphate forms diphosphate and triphosphate।
एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी कैरियर। एग्जांपल एडीपी और एटीपी। तो एडीपी और एटीपी तो हम लोग लगातार इस वर्ड को यूज़ करते आए हैं और इसी दोनों चीज़ों को बोलते हैं एनर्जी कैरियर्स। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैरियर मॉलिक्यूल्स विच कोऑपरेट्स विथ एंजाइम टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन इन द सेल। एग्जांपल एनएडी है, एनएडीपी है या कोएंजाइम ए है। तो ये सारे कोएंजाइम हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज इन मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ द सेल आर कॉल्ड मेटाबोलाइट। वो सारे कंपाउंड्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ होते हैं उसको हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जैसे कि लिपिड्स है या फॉस्फोलिपिड्स है या शुगर है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट such as sugar, fatty acids. Beyond this, certain additional compounds are present in plant, fungal, microbial cells, and these are called as secondary metabolite. Example essential oils, gums, etc. So that's all in today's class. This was all about the micromolecules present in the cell. And thanks a lot for watching my video, and please subscribe my channel. Thanks a lot.